नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका वीटो ऐप पर। मैं हूं आपके साथ चिराग सुखीजा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समीप राजगुरु सर, जिन्हें हम स्पोर्ट्स गुरु कहते हैं बड़े ही प्यार से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलो, थैंक यू सो मच। प्यार से स्पोर्ट्स गुरु बोलते हो, लेकिन प्यार से मैं स्पोर्ट्स का विद्यार्थी हूँ, स्टूडेंट हूँ, है ना। तो चलो, आपने बोल दिया तो मैं मान लेता हूँ। और आप सबका भी स्वागत है। और मैचेस बड़े दिलचस्प हो रहे हैं आईपीएल में। मैं देख रहा हूँ अब जो हार रहे थे वो जीतने लगे हैं, है ना। अपसेट विंस होने लगी है और सडनली जो लग रहा है कि टीम जो है बाहर हो जाएंगी, वो लग रहा है कि हो सकता है शायद, ऐसा तो नहीं कि ये टॉप 4 में क्वालिफाई कर जाए। तो इंटरेस्टिंग हो रहा है आईपीएल धीरे धीरे। आखिरी के 4-5 मैचेस बच गए और मैं ये कहूंगा कि कोई भी ये गारंटी के साथ नहीं कह पा रहा चिराग कि हम टॉप 4 में हैं, हम जाएंगे। मतलब ये वाला सिनेरियो एक बार फिर आईपीएल में, हर आईपीएल में बनता है, इस बार भी वही बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। तो आपने विद्यार्थी और गुरु की बात कर रहे थे, तो अब एग्जाम्स आने वाले हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ से एग्जाम्स आने वाले हैं कि मेन वाले जो एग्जाम्स हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। और आज जो मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल 2026 में, वो है सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स। और ये मुकाबला खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में। अब दोनों ही टीमों के लिए समस्या ये है कि पिछला मुकाबला हार गई थी सनराइजर्स हैदराबाद, तो लगातार जीतने के बाद पिछला मुकाबला हारी। पंजाब किंग्स के साथ भी यही है, लेकिन वो पिछले 2 मैचेस यहां पर गंवा चुकी है। पंजाब किंग्स को भी सोचने समझने की जरूरत है कि क्या गलत हुआ इन 2 मैचेस में, और हैदराबाद को भी ये सोचने की जरूरत है कि इतना स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप, वो 165 रनों पर ऑल आउट कैसे होगा, वो भी कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। क्या समस्या है इन दोनों टीम्स में, उस पर ही बातचीत करेंगे यहां पर। लेकिन ये बात तो तय है कि इस मुकाबले में बड़ा ही मनोरंजन देखने को मिलेगा, एक क्लोज फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि एक टीम बहुत आगे और एक टीम बहुत पीछे है। ये बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। क्या कहोगे? मैं ये कहूंगा कि ये फाइनल का ड्रेस रिहर्सल भी हो सकता है। ओ माय गॉड, बिग स्टेटमेंट। ये फाइनल का ड्रेस रिहर्सल भी हो सकता है। जो आप देख रहे हैं, हो सकता है 31 मई को इन दोनों को आप आमने सामने देखें, जो ट्रॉफी के लिए जो है लड़ रहे होंगे ये दोनों टीम्स। ये दोनों इतनी मजबूत टीम्स हैं और इन दोनों टीम्स के फेलियर का एक कॉमन फैक्टर देखने को मिला है जी, बैटिंग फेलियर। बिल्कुल। हालांकि पंजाब, आप एसआरएच की बात करो, जीत का छक्का लगाया उन्होंने, लगातार 6 मैचेस जीते। पंजाब जो 2 मैचेस हारा है और एसआरएच जो 1 मैच हारा है, तीनों फेलियर्स में आप देखोगे बैटिंग फेलियर प्राइमरीली रीजन रहा है इनके फेलियर का। तो मुझे लगता है कि पंजाब किंग्स की थोड़ी सी समस्या ज्यादा है अगर मैं इनको देख रहा हूं, क्योंकि एक हाँ और ना हम लोग करते रहते हैं, यस एंड नो, है ना। यस एंड नो हमने खेला था कल, तो उसमें हमने पूछा था कि आप पंजाब की गेंदबाजी जो है उनके सपनों को तोड़ सकती है चैंपियन बनने की, तो मैंने कहा था हाँ तोड़ सकती है। तो मुझे लग रहा है कि बॉलिंग इनको टाइट करने की जरूरत है, वरना पंजाब किंग्स के लिए आगे प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं सबसे पहले, दोनों का आमना सामना। और जैसा कि आप पिछले सीजन में मुझे याद है कहा करते थे कि सिर से सिर जब टकराते हैं, हेड टू हेड, तो 25 मुकाबले खेले गए हैं यहाँ पर। 17 मुकाबले जीते हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने और 8 जीते हैं पंजाब किंग्स ने। यानी कि इतिहास ये कहता है कि पंजाब किंग्स जो है वो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ थोड़ा सा पीछे, थोड़ा नहीं ज्यादा पीछे घुटने टेक देता है, घुटने टेक देता है। 17 में से 17 बार जीता है, 25 में से एसआरएच। तो और एसआरएच नई टीम है, ऐसा नहीं है, इनके मुकाबले काफी लेट आई है और उसके बाद भी ये रिकॉर्ड बता रहा है कि एसआरएच ने हमेशा पीबीकेएस को हराया। इट इज नॉट अबाउट द टीम, मतलब ये टीम से ऊपर की बात है, ये कुछ साइकोलॉजिकल वो भी है कि हैदराबाद के सामने आके पंजाब जो है थोड़ा लड़खड़ाने लगता है। बिल्कुल। लेकिन हैदराबाद के घर में ये मुकाबला है, तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है उस पर बात करें तो अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, ईशान किशन नंबर 3 पर, उसके अलावा हेनरिक क्लासन है। अब पिछला मुकाबला नीतीश कुमार रेड्डी खेले नहीं थे, वो इंजर्ड थे और वहां पर तो स्मरण रविचंद्रन उनकी जगह खेलते हुए नजर आए थे, तो शायद इस मैच में भी उन्हें ही मौका मिल सकता है या नीतीश कुमार रेड्डी की वापसी भी हो सकती है। वो अवेलेबिलिटी देखी जाएगी कि है या नहीं। इसके अलावा अनिकेत वर्मा है, सलिल अरोड़ा है, पैट कमिंस इस टीम के कप्तान है, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार बतौर स्पिनर खेलेंगे और साकिब हुसैन खेलेंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर। तो इस टीम में समीप सर यही सवाल था कि क्या नीतीश कुमार रेड्डी के जाने से इतना ज्यादा फर्क पड़ा कि आपको प्रफुल्ल हिंगे को ड्रॉप करना पड़ा, हर्षल पटेल टीम में आ गए, क्या समस्या हुई? क्या वो एक प्लेयर के जाने से सारा संतुलन बिगड़ा या वन ऑफ कह सकते हो कि आप बल्लेबाजी में वो टीम कोलैप्स कर गई? नहीं, अगर आप देखो तो बल्लेबाजी में कोलैप्स तो मेन रीजन है ही है। आप कहो, अगर आप पिछला मैच देखो तो अभिषेक के बैट से रन नहीं निकले, ट्रेविस हेड इकलौता ऐसा बल्लेबाज था जिसने अच्छी बल्लेबाजी की, हेनरिक क्लासन जो लगातार खेल रहे थे उनका बल्ला भी खामोश रहा है। तो ओवरऑल बैटिंग परफॉर्मेंस खराब हुई है, लेकिन और वो होना भी है। हमेशा आप ये नहीं कह सकते हो कि हर मैच में ही जो है टॉप 5 चलते रहेंगे, लेकिन बैटिंग में बहुत डेप्थ है इनके पास, नो डाउट।
लेकिन जो आपने बात की क्या नीतीश रेड्डी के जाने से क्या टीम में इतनी उथल पुथल हो गई, टीम का संतुलन बिगड़ गया? डेफिनेटली बिगड़ गया यार। और आप देखो, आप हर्षल पटेल को लेकर आए थे और हर्षल पटेल से आप उसका कोटे के 4 ओवर नहीं करा पाए। हर्षल पटेल वो खिलाड़ी है जो पर्पल कैप जीत चुका है और जो एक सीजन आज से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले 32 विकेट इसने लिए थे। 4 ने 5 साल पहले, मेरे ख्याल से 20-21 की बात है, 21 की बात है, 22 विकेट लिए थे, जो जॉइंट हाईएस्ट है आईपीएल के किसी भी सीजन में ड्वेन ब्रावो से। मेरे दिल में बसा हुआ है वो ये आंकड़ा, क्योंकि मैंने कहा 32 विकेट और ये किसकी बराबरी कर रहे हैं, इसलिए दिमाग में ये बस गया, बैठ गया, क्योंकि हर्षल पटेल इंडिया के भी कोई स्टार बॉलर नहीं है। बुमराह और ईशांत शर्मा और कोई और बॉलर होता तो शायद मैं भूल जाता, लेकिन क्योंकि हर्षल पटेल ने कमाल किया था कि भाई आईपीएल के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो मुझे याद रह गया ये वो है। उसके बाद भी इसने मेरे ख्याल से 2 बार पर्पल कैप लिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या एक बार बहुत सारे विकेट्स लिए, 24 के करीब विकेट पहुंच गए थे लगभग। हाँ, लगभग पहुंच गए थे। तो ये बहुत शानदार गेंदबाज रहा है और हाल के सालों में उसने बड़े अच्छे परफॉर्मेंसेस किए। हर्षल पटेल आया, हर्षल पटेल बैटिंग में कुछ एड ऑन नहीं करते हैं। हर्षल पटेल बॉलर के हैसियत से टीम में आए, 2 ओवर डलवाए और 2 में मैं अभी रिकॉर्ड चेक कर रहा था, जब आप बात कर रहे थे तब मैं स्कोर कार्ड देख रहा था, 17 रन उन्होंने दिए। आप उनसे तीसरा ओवर करवाने की हिम्मत नहीं कर पाए, तो डेफिनेटली उनकी टीम में जो है उथल पुथल मची है, बॉलिंग में उनकी उथल पुथल मची है। पैट कमिंस को प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि अगर आप बाकी बॉलर्स भी देखोगे तो ऐसा कोई बॉलर है नहीं ईशान मलिंगा के अलावा जी। आप पूरी तरह ईशान मलिंगा डिपेंडेंट हो गए। पैट कमिंस, ईशान मलिंगा, सिर्फ 2 मिला के जो है कंफर्म 8 ओवर्स हैं। बाकी 12 ओवर्स आप किससे रोटेट कराओगे? वहां पर आपके पास कोई वर्ल्ड क्लास एक्ट नहीं है आपके पास जी, कोई बड़ा डोमेस्टिक टैलेंट भी नहीं है आपके पास जिससे आप करा पाओ। शिवांग कुमार है, शाकिब हुसैन आ जाते हैं आपके डोमेस्टिक प्लेयर हैं, प्रफुल्ल हिंगे हैं, वो भी अनकैप्ड प्लेयर हैं। अगर आप शिवांग कुमार की बात करो, आप और कौन कौन बोल रहे हैं इनके, बस यही है अच्छे गेंदबाज। हाँ, तो ये आप मतलब पैट कमिंस के और इसके ईशान के 8 ओवर के बाद आपके पास प्रॉब्लम्स हैं, 12 ओवर्स की प्रॉब्लम है। तो ये 12 ओवर्स की प्रॉब्लम में 4 ओवर नीतीश रेड्डी एक अच्छा बैलेंस देते थे, जहां पे वो 4 भी कर सकते थे, 3 भी कर सकते थे, बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते थे, एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी फील्डर प्लस इंडिया खेलने का एक्सपीरियंस, इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये प्रॉब्लम तो एसआरएच को हुई है। सडनली आपके साथ बहुत ना नीचे जो है ना टीम में, बॉलिंग वाले डिपार्टमेंट में आपकी बहुत उथल पुथल हुई है। और हमने देखा है कि नीतीश कुमार रेड्डी जोड़ियां भी तोड़ते थे, बीच में आके सडनली एक सरप्राइज बॉलर की तरह आते थे। बिल्कुल, उनकी फास्ट पेस बॉल और स्लोअर वंस सरप्राइज कर रही थी, और इस बार बहुत मेहनत करके आए थे वो। तो मैं देखा था बॉलिंग में भी बहुत पैनापन दिखा है उनके। तो नीतीश रेड्डी के जाने से एसआरएच को धक्का तो लगा है, जितनी जल्दी आ जाए एसआरएच के लिए उतना अच्छा है। कुछ खबर है कब तक लौट रहे हैं ये? अभी तक ऐसी कोई अपडेट तो नहीं है, ये ऑफिशियली भी बाकी रिपोर्ट्स हैं कि शायद इस मुकाबले को भी मिस करने वाले हैं। बैड न्यूज़ है, आज अगर नहीं खेलेंगे तब भी इतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन ये टीम टॉप 4 में जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टॉप 4 में बड़े मैचेस में आपको नीतीश रेड्डी की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, लेकिन वो प्रफुल्ल हिंगे अगर अवेलेबल थे उनको ड्रॉप करने का, क्योंकि हम देख रहे थे इकोनॉमी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, बहुत दे रहे थे, लीक हो रहे हैं रन, 67, 60, 59, मतलब इतने रन्स देकर विकेट लेने के लिए फिर आप 2020 में फिर नुकसानदायक होता है मेरे ख्याल से, ये भी एक रीजन होगा। तो वही है, और दोनों साथ साथ आए थे। साकिब हुसैन अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की। और लेकिन केकेआर से हारना वो भी एक अलग। साकिब हुसैन का रिकॉर्ड देखो, पिछले मैच में आपने 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, 3 ओवर में, जिसमें आप हार गए ना, जिसमें केकेआर के अगेंस्ट 165 रन। हाँ, 3 ओवर में 17 रन दिए साकिब ने, बड़ी अच्छी गेंदबाजी की और 1 विकेट भी लिया है। बिल्कुल बेहतरीन बॉलिंग। वो प्रॉब्लम क्या बल्लेबाजी में, वो वन ऑफ डे ही आप कह सकते हो या उसको कह सकते हो। केकेआर जैसी गेंदबाजी लाइनअप के सामने, ठीक है, स्पिनर्स उनके अच्छे हैं, सुनील नारायण भी अच्छे हैं, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छे हैं, लेकिन पेसर्स उनके पास उतने घातक नहीं थे। वो वैभव अरोड़ा और कार्तिक त्यागी के आगे भी आपकी बल्लेबाजी कोलैप्स हुई है कहीं ना कहीं। वन ऑफ है यार, वन ऑफ 100% वन ऑफ, जब तक अगले 3-4 मैचेस में ये ऑफ ही ना रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बल्लेबाजी लाइनअप है। आप देखो अभिषेक, 6 मैचेस आप लगातार जीतते हो ना, एग्जैक्टली, आप कहीं ना कहीं तो स्विच ऑफ हो गए ना, कि आप लगातार ऑन नहीं रह सकते। मुझे लगता है कि वन ऑफ इसलिए आ गया क्योंकि आपको शायद ये लगा कि केकेआर क्या ही करेगी यार। आपने जो बॉलर्स के नाम लिए है ना, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, इनसे क्या डरना यार, आराम से जीत जाएंगे। शायद बैक ऑफ द माइंड में आपके ढीलापन आ गया था, कॉम्प्लेसेंसी थी जी। और ये कॉम्प्लेसेंसी बड़ी खतरनाक चीज है, खासकर 2020 में, क्योंकि 2020 आपको संभलने का मौका नहीं देती। आपने एक बार गड़बड़ की ऊपर से, तो फिर वो आप ये नहीं कि हम अगले 20 ओवर में संभाल लेंगे। टेस्ट मैच नहीं हो रहा है भाई जी, यहाँ पे गलतियां सुधारने का वक्त नहीं है। गलती हो गई तो गए उस दिन आप, तो वो दिन उनका खराब रहा है। शायद मुझे लगता है वेकअप कॉल की तरह होना चाहिए एसआरएच के लिए। एसआरएच के लिए ठीक है, बैलेंस काफी खराब हुआ नीतीश रेड्डी के जाने से, लेकिन ये बैटिंग बहुत सॉलिड है चिराग। मुझे लग रहा है कि केकेआर के साथ जो हुआ वो भी उस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट, मैं मानता अगर ये आरसीबी के बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट हो जाता तो मैं मानता कि भाई अच्छी बॉलिंग के सामने तो इन्होंने घुटने टेक दिए, लेकिन इन्होंने बहुत ही
एवरेज बॉलिंग के सामने अपने घुटने टेके या फिर खराब बैटिंग की, तो ये पुअर बैटिंग का बहुत बड़ा रीजन ये हो सकता है और होता है अक्सर कि आप ढीले पड़ जाते हो, आप लेजी हो जाते हो, आप रिलैक्स्ड रहते हो जी। और उसका हर चीज का नतीजा क्या होता है, आप ढीले पड़ जाते हैं, कॉम्प्लेसेंसी जो अंग्रेजी वर्ड है, कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। तो कॉम्प्लेसेंसी थी इनमें, मुझे लग रहा है उस वजह से ये हुआ है। आज आप पीबीकेएस के अगेंस्ट आप देखोगे कि अभिषेक, ट्रेविस हेड, ईशान किशन सब जगह में मिलेंगे आपको। और गेंदबाजी भी सामने कुछ उसी तरीके की है जो अपनी गेंदबाजी से स्ट्रगल कर रही है, वो वाली टीम यहाँ पर सामने आने वो वाली वाली टीम है। की तो अभी बात करेंगे। वो वाली टीम की एक बड़ी अजीब पिकुलियर सी प्रॉब्लम मैंने देखी है। जी, चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ। पंजाब किंग्स की यहाँ पर बात करें, संभावित 11 क्या हो सकती है? प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन सिंह ओपन करेंगे, नंबर 3 पर कूपर कॉनली हैं, इसके अलावा श्रेयस अय्यर कप्तान नंबर 4 पर खेलते हैं, निहाल वडेरा हैं, सूर्यांश शेडगे हैं, मार्कस स्टॉइनिस है, मार्को येंसन है, जेवियर बाटलेट, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल और इंपैक्ट प्लेयर में विजय कुमार वैश्याक यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। अब 2 मैचेस पंजाब किंग्स हारी है और दोनों मैचेस बैक टू बैक हारी है। एक मुकाबला वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 222 बनाए और चेज करवा दिए, और अगले मुकाबले में जहां पर गुजरात टाइटंस सामने थी अहमदाबाद में, वहां पर सिर्फ 163 बनाती है ये टीम। तो बल्लेबाजी प्रॉब्लम है या गेंदबाजी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है? बल्लेबाजी और गेंदबाजी में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? गेंदबाजी इनकी प्रॉब्लम हमेशा से थी जी। आपने हमेशा उंगली उठाई इनकी गेंदबाजी पे, जीत रहे थे तब भी आपने हमेशा कहा ये बॉलिंग कैसी है, हमेशा 200 रन लुटवा देती है, हमेशा 200 रन लुटवा देती है। ठीक है, चेज बहुत अच्छा करते हैं। इस टीम की एक बड़ी पिकुलियर सी प्रॉब्लम सामने आई है, अजीब सी जिसको कहते हैं, एक बात आई है, इनको पहले बैटिंग करवा तो इनको इनकी सुध-बुध जो है वो खो जाती है। इनको ऐसा लगता है कि हमें बैटिंग करना नहीं आता, हमें किस पेस से बैटिंग करना है, हमें टारगेट क्या सेट करना है। ऐसा लगता है ये जितने यंगस्टर्स हैं ये कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़ी कंफ्यूज्ड, बड़ी अजीब सी टीम लग रही है जब ये पहले बैटिंग कर रही है। ये मैंने इनको नोटिस किया है कि ये ना तेज खेल रहे हैं, ना ये धीमा खेल रहे हैं, अजीबो गरीब बैटिंग हो रही है इनकी। पहले बैटिंग करा दे तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ना अपने आप को मेंटली तैयार नहीं रख पा रहे। खासकर प्रभसिमरन की बात करें या प्रियांश की बात करें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो टारगेट मिल जाता है ना तो इनमें एक ऐसा लगता है कि इनको ना एक दिशा दिख जाती है कि भैया आज हमें 12 के स्ट्राइक रेट से, 12 के औसत से खेलना है, हमें 11 के औसत से खेलना है। तो चेजिंग में मुझे लगता है कि इनके पास एक दिमाग में कैलकुलेशन आ जाती है और उसको वो बहुत अच्छे तरीके से अपने बैटिंग में ट्रांसफॉर्म करते हैं जी। लेकिन जब कोई टारगेट होता नहीं है, स्कोरबोर्ड खाली इनको मिलता है, तो इनको ये समझ में नहीं आता कि किस पेस से खेलें और क्या स्कोर वहां पर लगाएं। ये चीज मुझे देखने को मिली। इनफैक्ट श्रेयस अय्यर भी वहां पर मुझे टीम को हेल्प करते हुए नजर नहीं आए, वो खुद फ्लॉप हुए वहां पर आके। तो मुझे लगता है बॉलिंग इनके लिए हमेशा से कंसर्न रही है। अर्शदीप टोटली आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं पूरे अभी तक सीजन में। युजवेंद्र चहल कभी गर्म कभी ठंडा, तो ऐसा गर्म ठंडा नहीं चलता। आप कंसिस्टेंट परफॉर्म करो तभी आप बड़े प्लेयर होते हो, और युजवेंद्र चहल से आप एक्सपेक्ट करते हो। जेवियर बाटलेट की अगर बात करो, बाटलेट भी इनफेक्टिव साबित हुए, अभी तक कुछ खास उन्होंने भी नहीं किया। तो बॉलिंग इनके लिए हमेशा से कंसर्न रहा है। मुझे लगता है ये बैटिंग ने जो साथ छोड़ा है, और जो छोड़ना जो था वो मतलब होना ही था कभी ना कभी। अब 8-9 मैचेस आप बिना हारे पहुंच गए हो, एक टाइम तो आएगा जहां आपका बैटिंग डिप करेगा ही करेगा। तो ये डिप करते ही यहां पर पंजाब किंग्स के लिए मुश्किल हो गई। और पंजाब किंग्स की चिराग मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग सुधरते हुए मुझे चांसेस नहीं दिख रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा अर्शदीप सुधर पाएगा अब इस सीजन, तो कम से कम नहीं। या तो बाहर बिठा दो, अगले सीजन ठीक होके आ जाए। सुधर जाए तो बहुत बड़ी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला हुआ है, कोचेस हैं, दिमाग है। सुधरना चाहिए। 3-4 मैचेस बचे हुए हैं, फिर प्लेऑफ्स में पहुंचोगे तो आपसे बहुत एक्सपेक्टेशंस होगी। युजवेंद्र चहल भी वो गरम ठंडा, कब वो अच्छा करेंगे कब वो बुरा करेंगे समझ में नहीं आ रहा। उनसे मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस पंजाब किंग्स की इनके बल्लेबाजी से जी। इनको बल्लेबाजी में जल्दी वापसी करनी होगी, वरना इस टीम के लिए वो जो ख्वाब रह गया था एक कदम दूर पिछली बार, वो कदम इस बार भी उठा नहीं पाएंगे। जी, लेकिन पिछले मुकाबले को अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो क्या गेंदबाजी में वो हल्का सा कॉन्फिडेंस आया होगा ज्यादा? क्योंकि 163 डिफेंड करते हुए गुजरात टाइटंस के खिलाफ आप आखिरी ओवर तक उस मुकाबले को ले गए, आखिरी 2 गेंदों तक लेकर, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने छक्का मारकर उस मुकाबले को जिता दिया। शायद आपकी बात हुई है पहले इस बारे में। नहीं, मैं नहीं मुस्कुरा रहे हो। नहीं, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं जी, क्योंकि जीटी भी तो एक बहुत ही लंगड़ी टीम है जी। एक टांग पे खेलती है, लंगड़ी टांग खेलती है, रनिंग करने के लिए बोला और एक टांग पे दौड़ती भी आती है वो, जी। है ना। वो टीम भी ऐसी है जैसे एलएसजी है, कई बार जीता हुआ मैच आपको गिफ्ट दे देती है, आराम से जीतने वाले मैच में फाइट हो जाता है। और दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा कि जब पंजाब किंग्स के खिलाफ जीटी ने लास्ट बॉल में जाके या लास्ट ओवर में जाके जो मैच जीता है, तो वो जीटी की गलती थी, इसमें पीबीकेएस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। और दूसरी चीज ये होती है चिराग की बॉलर्स से आप थोड़ा बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करोगे जब आपको डिफेंड करने के लिए कुछ दिया नहीं है। तो बॉलर्स ने एक्स्ट्रा जान लगाई उस दिन और थोड़ा बहुत बेटर दिखे वो, नो डाउट। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेटर उनको दिखना पड़ेगा अगर वो इस टूर्नामेंट को जीतना चाहते हैं,
क्योंकि आपकी बैटिंग फ्लॉप हुई है तो गेंदबाज थोड़े से जागे, बोला भाई आज तो बहुत अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, टप्पे पे गेंद डाली, अच्छी गेंदबाजी की, टाइट लाइन और लेंथ रखी और आपने फायदा भी उसका उठाया। लेकिन बिकॉज वो जीटी थी, आरसीबी होती तो 6 विकेट से आराम से 18वें ओवर में मैच खत्म कर देती, आरआर होती तो आरआर से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जल्दी मैच खत्म कर देती। लेकिन मुझे लगता है कि जीटी ने ये उनको कहीं और गलत फहमी में डाल दिया है कि आपकी बॉलिंग अच्छी है। बॉलिंग इसलिए अच्छी हुई है क्योंकि बॉलर्स ने बड़ी जान लड़ाई है। बॉलर्स को मालूम था कि भाई आज अगर हमने जान नहीं लगाई तो हम बहुत बुरी तरीके से हारने वाले, तो वो एक था। और दूसरी तरफ जीटी की बैटिंग भी थी, जो बहुत स्लो बैटिंग करते हैं, उनके लिए देखिए आइडियल स्कोर था 165 166, तो बन गए। यही 190 बना के आते तो जीटी यहाँ पे जीत दे देती, उनको बोलती ये लेके जीत लेके जाइए हमारे यहाँ से। अच्छा, पंजाब किंग्स के लिए एक वो जब से उन्होंने 2 बदलाव किए थे उस मुकाबले के बाद वो वाला मैच भी हार गए, उससे अगला मैच भी हार गए। भले उन्होंने वो रिवर्स करने की कोशिश की उन बदलावों को, उसमें से एक कर भी लिया, लेकिन क्या आपको सच में लगता है कि शशांक सिंह की जगह इस प्लेइंग 11 में नहीं बनती है? भले ही सूर्यांश शेडगे ने पिछले मैच में कमाल की इनिंग्स खेल दी थी, 47 for 5, और उसके बाद आप 163 तक लेकर गए अपनी टीम को, लेकिन क्या निहाल वडेरा की जगह आप खिला सकते हो शशांक सिंह को? आपको क्या लगता है, क्या एक बदलाव होना चाहिए यहाँ पे? मेरे को लगता है अब नहीं, निहाल वडेरा को अब आप रखो टीम में, वो बीच में कैमियोज अच्छे खेल जाता है और सेटल टीम का हिस्सा है। आपको पता है निहाल वडेरा आएगा, निहाल वडेरा मेंटली तैयार है। शशांक सिंह को आपने हमेशा ग्रूम किया है एज ए फिनिशर, एज अ फिनिशर। आपको लगा कि ये बंदा फिनिशर है, फिनिशर है, फिनिशर है, और मुझे लगता है कि शशांक सिंह का कॉन्फिडेंस जो है ना बहुत हिला हुआ है। तो शशांक को इस समय बाहरी बैठने, तो जो टीम इस समय चल रही है मेरे को लगता है उसी से खेलो। निहाल वडेरा भले ही फ्लॉप चल रहे हैं, भले ही उनके बैट्समैन से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस क्रूशियल स्टेज में आके आप शशांक सिंह को आप बैटिंग में ऊपर लाकर, और इस तरीके से मुझे नहीं लगता शशांक सिंह जो है ना बहुत, अब मेरे को तो बहुत अच्छा फैसला लगा कि आपने शशांक को बाहर बिठाया। कम से कम उसका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही हिला हुआ था। उसके आपने बैटिंग भी देखी, जो 15-16 रन एक मैच में बनाया, नॉट आउट आया श्रेयस अय्यर के साथ जो जीत गए थे वो, उसमें भी उसके बैट में बॉल लग नहीं रही थी, मिडल नहीं कर पा रहा था कोई शॉट जाके थर्ड मैन फाइनल लेग पे हाँ, चौके जा रहे वो थे। बैटिंग, वो शशांक सिंह बिल्कुल इस सीजन ऐसा लग रहा है कहीं खो गया है वो जी, वो शशांक सिंह हमें मिला ही नहीं अभी तक, जो पिछले 2 सीजन में हमने देखा था। मुझे तो पहचान में नहीं आ रहा कि ये वही शशांक सिंह है। आशुतोष तो एक मैच में फिर भी दिख गया दिल्ली से जी। एक मैच में अच्छा खेल के वो कम से कम दिखा दिया आशुतोष अभी भी जो है टाइगर जिंदा है, लेकिन शशांक नहीं, मुझे लगता है नहीं। निहाल को खेलने दो और उसी टीम को उसी बैटिंग ऑर्डर के साथ अभी आप कंटिन्यू करो यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर ये मुकाबला राजीव गांधी स्टेडियम में है। पिच की बात करें तो बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी ये पिच रहती है, और बॉलर्स के लिए जो एरर ऑफ मार्जिन है वो बहुत कम है, मार्जिन ऑफ एरर जो है वो बहुत कम है, और कप्तान जो भी टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी करने का फैसला यहाँ पर कर सकता है। 88 मैचेस यहाँ पर खेले गए हैं आईपीएल इतिहास में, 38 मुकाबले जीते हैं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, 49 मुकाबले जीते हैं बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने। एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकल पाया था, और 164.73 का यहाँ पर पहली पारी का औसत स्कोर है। पंजाब किंग्स से जुड़ी हुई एक चीज, श्रेयस अय्यर एक मैच पहले 27 गेंदों में 30 रन, उसके बाद अगले मैच में वो 17 गेंदों में कुछ 19 रन बनाए थे। श्रेयस अय्यर भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रियांश या प्रभसिमरन में से किसी एक का विकेट, या कूपर कॉनली, वो बैक टू बैक 2 झटके जब लग जाते हैं, श्रेयस अय्यर क्या वो थोड़े से एक्स्ट्रा प्रिकॉशियस हो जाते हैं और बिल्कुल स्लो कर दे रहे हैं गेम को? उनकी बैटिंग को लेकर आप क्या कहोगे पिछले 2 मैचेस में जो दिखा है? पिछले 2 मैचेस में श्रेयस दिखाई नहीं है। ऐसा लगा श्रेयस जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई फील वो अपनी एनर्जी जो है ना कंजर्व कर रहा है, क्योंकि टीम बहुत जीत रही है। उसे लगता है 8-9 मैचेस जीत गए, 1 मैच हारे हैं, हमारा टॉप 4 में रहना अब तय है। हम चाहे नंबर 1 रहें या नंबर 4 रहें, हम रहेंगे टॉप 4 में, और हमें प्लेऑफ्स खेलने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। मुझे श्रेयस की बैटिंग में वो इंटेंट नहीं दिख रहा है, वो ईजी खेल रहे हैं, और आपने जैसे कहा ना कॉशियस हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कॉशियस है। एक्स्ट्रा कॉशियस क्या है, वो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे है, मारने के लिए जा नहीं रहे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लो इंटेंसिटी में खेल रहे हैं, जिससे कि एनर्जी बचा कर रखें, क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है। आप इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए ना, 14 मैचेस खेलने के लिए आप पूरे टूर्नामेंट में पीक नहीं करोगे। आपने सोचा कि पहले 4 मैचेस में 100% खेलूंगा, उसके 4 मैचेस में 60% खेलूंगा, उसके 3 मैचेस जो है मैं अपने 30% पे ही खेलूंगा। जी, कितने हो गए ये? 4 3 3 9 10 हो गए। 10 मैचेस में 100% में सिर्फ 4 ही स्टार्टिंग 100% खेलूंगा। उसके बाद अगले 11 12 13 14 मैचेस लीग के रह गए। 11-12 में मैं 60-70% एफर्ट लगाऊंगा, और हाँ, और अगर टीम क्वालिफाई नहीं हो रही है तो मैं 13-14 में 100% से खेलूंगा। देन ऑफ कोर्स 15-16 प्ले मैं अगले 4 मैचेस 100% से खेलूंगा। आप 100% एफर्ट 16-17 मैचेस में नहीं लगा सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है श्रेयस खेल भी रहा है और खेलते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट भी कर रहा है। बिल्कुल, ये श्रेयस की बैटिंग में मुझे नजर आया है कि वो रिलैक्स्ड बैटिंग कर रहा है, वो नहीं जा रहा चेज करने के लिए।
हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। मैं ना ज़्यादा दौड़ूंगा, ना ज़्यादा शॉट मार के अपने कंधे थकाऊंगा। ही इज, ऐसा लग रहा है कि प्लान हिज एंटायर आईपीएल सीजन प्लान करके वो चल रहा है श्रेयस अय्यर। मुझे देखकर ऐसा लगा है, क्योंकि जो मुझे खेल में समझ में आता है ना, बड़े बड़े खिलाड़ी जो होते हैं ना, बड़े शाने होते हैं, बड़े शाने होते हैं। वो पीक नहीं दिखाते रहते 24 आवर्स। वो टूर्नामेंट में जहाँ पे पीक चाहिए ना, वहीं पे पीक लेके आते हैं। मेसी को देखोगे, रोनाल्डो को देखोगे, हर मैच में आके मेसी मेसी बनने की कोशिश नहीं करता है जी। वो वर्ल्ड कप फाइनल में दिखाता है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में दिखाता है, एक गोल मारता है, ऐसा गोल मारता है कि कोई सोच नहीं पाता है। और वो मोमेंट आपको पूरे वर्ल्ड कप में नहीं दिखाई देगा जो उस फाइनल में दिखेगा, उस सेमीफाइनल में दिखेगा। फाइनल में आए फ्रांस के अगेंस्ट कतर में 3 गोल ठोक दिए। एम्बापे पूरे वर्ल्ड कप में ठीक ठीक चल रहे हैं, वर्ल्ड कप के फाइनल में आके उसने अपना परफॉर्मेंस ऐसा रेस किया, 3 गोल ठोक दिए उसने भी। तो ये आप पूरे टूर्नामेंट, इतना जब लंबा टूर्नामेंट खेल रहे हो, 2 महीने होम एंड अवे फॉर्मेट में खेल रहे हो, तो आपको अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब रोहित है, रोहित के पास चॉइस ही नहीं है, वर्कलोड मैनेजमेंट तो वैसे ही हो रखा है। 10 में से 6 मैचेस तो खेले ही नहीं है भाई जी। तो उनको बाकी बचे मैचेस में 100% लगाना ही पड़ेगा। लेकिन श्रेयस यंग है, कैप्टन है, एंड टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस में से एक है जी। तो ही हैज टू, एंड इवन प्रियांश, प्रभसिमरन, सबको अपना खेलते हुए ही वर्कलोड मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आप कितने लेवल ऑफ एफर्ट, स्केल ऑफ 10 में आपका एफर्ट आज 6 ही है। क्योंकि कोच ने बोला आज 6 ही लगाना, तुझे 100 लगाने की जरूरत नहीं। आज 100% स्टॉइनिस खेलेगा नीचे जी। आज 100%। 11 प्लेयर है ना बैटिंग में, ऊपर के 2 सिर्फ 60% में खेलेंगे, 4 और 5 जो है, 3 और 4 जो है वो 100% खेलेंगे, 5-6 60% पे ही खेलेंगे। तो इस तरीके से जो है ना आप वर्कलोड मैनेजमेंट ऐसा इस तरीके से करते हो। नॉट एग्जैक्टली जो मैं कह रहा हूँ, मैं कोच नहीं हूँ, क्वालिफाइड कोच नहीं हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि आप वर्कलोड मैनेजमेंट करते हो। तो ये श्रेयस को लेके मैं आई एम नॉट वरीड। मैंने बड़ी लंबी बातें यहाँ पे बता दी, लेकिन श्रेयस मुझे ऐसा लग रहा है अपने बैटिंग में ही खेलते हुए वर्कलोड मैनेजमेंट कर रहा है, खेलते हुए, व्हाइल प्लेइंग हिज मैनेजिंग हिज लोड। जी। तो चलिए जाते जाते दोनों टीमों में से कौन सी टीम इस मुकाबले के लिए ज्यादा मजबूत आपको नजर आ रही है और कितना आगे? मुझे लग रहा है कि एसआरएच ज्यादा मजबूत है। एसआरएच की बैटिंग बहुत सॉलिड है। एक मैच में सिर्फ फ्लॉप हुए हैं वो, और दूसरे मैच में मुझे उम्मीद है कि क्लासन जैसा प्लेयर आप चुप नहीं रख सकते, पैट कमिंस जैसा प्लेयर वो अभी फ्रेश है बिल्कुल, और ट्रेविस हेड अभी हाल में ही फॉर्म में आया, तो ट्रेविस हेड को भी आप चुप नहीं रख सकते हो। एक्सपीरियंस बहुत है। अभिषेक शर्मा भी ऐसा थकता नहीं है, क्योंकि वो आता है, ज़्यादा गेंदें लेता नहीं है वो। तो मुझे लग रहा है, और घर पर खेल रहे हैं, बॉलिंग अटैक इनकी मच बेटर मुझे लगती है। अगर आप पंजाब किंग्स से आप कंपेयर करोगे, नाम के लिहाज से पंजाब किंग्स ज़्यादा बेटर लग रही है, लेकिन यहाँ की बॉलिंग अटैक भी ठीक ठीक है। पैट कमिंस लीड कर रहे हैं, और साथ में अगर ईशान मलिंगा ने इनको परेशान किया, तो एवरेज बॉलिंग अटैक में थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। मतलब अगर आप पीबी केस की बॉलिंग को कहोगे, ये 10 में से 8 हैं, तो ये 7.5 ही हैं, मतलब 7 हैं, 1 पॉइंट ही पीछे हैं। तो ज़्यादा फर्क नहीं है जो बैटिंग से आप कवर कर सकते हो। तो मुझे फेवरेट यहाँ पर मुझे लग रही है कि गोइंग फॉरवर्ड एसआरएच है इस मैच में। एसआरएच को जीतना चाहिए इस मैच को, और लेकिन जो है ना ऑलमोस्ट 50-50 है। 50-50 मैं कहूँगा 49-51 इन फेवर ऑफ एसआरएच। मुझे लग रहा है कि वो जो फैक्टर आपने बताया 51-49 इन फेवर ऑफ एसआरएच। इन फेवर ऑफ एसआरएच। मुझे लग रहा है 51-49 इन फेवर ऑफ पंजाब किंग्स। अगर टॉस जो है उनके पक्ष में चला जाता है, वो चेज करने के लिए उतरती है पंजाब किंग्स, तो वो ये 51-49 हो जाएगा। शायद आपके लिए भी हो जाएगा अगर पंजाब किंग्स चेज कर रही है, तो वो 51-49 इन फेवर ऑफ पंजाब किंग्स यहाँ पर हो सकता है। तो इसका मतलब साफ है कि एक बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है, कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है इन दोनों टीम्स के बीच में। और यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड आप कह सकते हैं कि अब पॉइंट्स टेबल में लगातार बदलाव भी होता हुआ नजर आ सकता है। अब यही समय है हर टीम के लिए, या तो सब कुछ बिखर सकता है या फिर सब कुछ निखर भी सकता है। दिस इज द टाइम यहाँ पर जब पूरा जोर लगाने की जरूरत है टीम्स को। चलिए फिलहाल यहाँ पर हमने प्रीव्यू शो में बात की सनराइजर्स हैदराबाद बनाम पंजाब किंग्स। अगले एपिसोड में क्रिक वीटो के हम बात करेंगे अगले मुकाबले की। तब तक आपसे वही दरख्वास्त है कि आप डाउनलोड जरूर कीजिए वीटो ऐप को गूगल प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, बिल्कुल फ्री में। क्रिक वीटो भी लगातार यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा बाकी तमाम शोज भी आपको देखने को मिलेंगे वीटो ऐप पर। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।